नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के दावे उस वक्त धरे के धरे रह गए जब मतदान के दौरान ही पुलिसकर्मियों के सामने मतदान स्थल के बाहर दो राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी और उनके समर्थक गलत वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की बातों को लेकर आमने सामने हो गए, जहां देखते ही देखते माहौल इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों में जमकर हाथापाई हुई और लात घूंसे भी चले, जिसके बाद बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी और उनके समर्थित पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुडम्बा थाने में घेराव करते हुए पहुंचे और जहां बलवा करने वाले पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और पुलिस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जबरन जिताने का आरोप भी लगाया गया। तो मतदान के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अगर आप 50 लोगों को लेकर के 6 बजे के बाद पोलिंग बूथ पे जाते हैं, अगर आपका कोई विरोध करता है तो भैया कोई न्याय है कि आप उनको पटक पटक मारेंगे? कैसे पंकज यादव उनके भाई तो उनके लोगों ने नहीं, मैं नाम नहीं जानता, मैं वहाँ खड़ा था, मैं देख रहा था, नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग है जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन मिला हुआ था। हम लोग पुलिस वालों को मैं आवाज दिया कि भैया एक अकेले व्यक्ति को मार रहे हैं, तो वो रील देख रहे हैं और लोगों को बुलाऊंगा, सब दिखाऊंगा। एजेंट हूँ मैं, जितनी बार मैं अंदर गया पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। पुलिस सुबह से भाजपा के एजेंटों को खदेड़ रही थी, यहाँ तक कि इनके पार्षद जो निवर्तमान पार्षद है पंकज यादव, जो कि वर्तमान प्रत्याशी सपा के नमिता यादव के प्रति है पंकज यादव, इनके समर्थकों द्वारा हम लोग से धक्का मुक्की किया गया। एसओ साहब को बहुत बार बताया गया इस चीज को, लेकिन उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया। तो चुनाव के बीच दो पक्षों का विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक आ गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने इस पूरे मामले को रुकवाया और इस पूरे मामले को शांत कराया। बता दें कि पहले चरण के निकाय चुनाव के मतदान हो रहे थे और इसी दौरान तमाम तरह के आरोप लगाए गए और इसी बीच दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रंजीत सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रंजीत, किस तरह से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई और अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस मामले में? बिल्कुल बताना चाहेंगे मैम। कल रात में वोटिंग हो रही थी, लगभग 6 बजने का समय था। उस बीच निर्दलीय प्रत्याशी जो है पूजा यादव, उनके समर्थकों से जो वर्तमान पार्षद है उन चुनाव चल रहा था गुडम्बा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ पे वोटिंग हो रही थी, वो जहाँ पर दो पक्षों में वोटिंग में धांधली को लेकर विवाद शुरू हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके बीच में विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और वहां पर हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई। पुलिस वहां पर मौजूद थी। प्रत्याशियों का यह आरोप है कि पुलिस से उन्होंने कई बार घटना की शिकायत की कि वोटिंग में धांधली हो रही है और उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि लोगों में हाथापाई शुरू हो गई और काफी ज्यादा मारपीट होने के बाद में उसमें से एक पक्ष जो था निर्दलीय प्रत्याशी वो गुडम्बा थाने पर चला आया अपने समर्थकों के साथ में, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में आ गए और पुलिस से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। धीरे धीरे मामला बढ़ता चला गया। वहां पर भारी संख्या में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतनी ज्यादा भीड़ पड़ गई कि गुडम्बा पुलिस ने जब अधिकारियों को सूचना दी तो मरियाव थाने की पुलिस, जानकीपुरम थाने की पुलिस, स्थानीय अन्य थानों की पुलिस भी काफी भारी संख्या में फोर्स मंगवानी पड़ी, लेकिन ये लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे और पुलिस मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे थे। पुलिस ने काफी प्रयास किया इनको समझाने का। इसके बाद जब लोग नहीं हटे तो पुलिस ने लाठियां फटकार कर इनको अपना हल्का बल प्रयोग करके इसी तरीके से वहां से भगाया। जी और इसके अलावा रंजीत, जिस तरह से मतदान की शुरुआत सुबह से हुई थी, तो सुबह से माहौल कैसा रहा? क्या सुबह भी कुछ विवाद देखने को मिला या अचानक रात में ही ये विवाद हुआ?
जी, आपको बताना चाहेंगे राजधानी लखनऊ में पुलिस आयुक्त लखनऊ एसबी डायरेक्टर के आदेश पर पूरी पुलिस काम कर रही थी। बखूबी ढंग से हर जगह पर चुनाव अच्छी तरीके से हो रहे थे। हम लोग पूरे शहर में घूम कर जायजा ले रहे थे चुनावी गतिविधियों का। पूरे शहर में शांति थी, लेकिन अचानक से सिर्फ इसी जगह पर जो है विवाद शुरू हुआ। तो विवाद ने इतना ज्यादा रूप ले लिया कि पुलिस को आखिरकार जो बलवाई थे उनको हटाना पड़ा वहां से, आवश्यक बल प्रयोग किया गया। उसमें दोनों पक्षों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कई आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस ने कर ली थी। जो बलवा करने का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे उनको तत्काल पुलिस ने जो गिरफ्तार करके हवालात में कल बंद कर दिया था, इनकी जो अभी तक बंद है। और अन्य जो आरोपी थे जिनका मुकदमे में नाम दिया गया था उनकी तलाश पुलिस बीती रात से कर रही थी। और इंस्पेक्टर नितिन श्रीवास्तव जो है गुडम्बा के जो प्रभारी निरीक्षक है, उनसे भी हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने बताया कि माहौल बिगाड़ने वाला कोई भी हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी धर्म का हो या विशेष संप्रदाय का हो, तो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। उच्च अधिकारी ने स्पष्ट निर्देशित किया कि चुनाव में इस दौरान जो बवाल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो वो करेगा। जी रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करते हैं। जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जी हां, बता दें कि भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। जगदलपुर में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर को तोड़ने की धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद अब जालौन में कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और उरई कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो जालौन से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। बता दें कि जगदलपुर में कांग्रेस दफ्तर पर हमला हुआ था, जिसके बाद जालौन के कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहीं लखनऊ मार्ग पर कैसरगंज कस्बे में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। ऑटो सवार लोगों ने एक डंपर को रौंद दिया। हादसे में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मृत लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि सभी लोग तिलक कार्यक्रम से वापस अपने घर आ रहे थे। इधर से लड़की का तिलक लेके गए थे, वहां से फिर हम सब वापस गए और वापस होके आ रहे थे। आगे से ट्रक वाला आया और एकदम से साइड मारे। टेम्पो से सब जा रहे थे, एकदम से साइड मारे, उसको घुमा के ले जा लगा। और इतनी तेज लगा कि जितने उनमें रहे बंदे सब अपने आप बाहर भाग। साहब बाहर से लई गवा तिलक में है, ले गया बाहर से सब लौटा हुआ ढगा में है, आपसी में है, लड़ गया है, बस तक आए लड़ा है। तिलक में गए थे, वापसी में एक्सीडेंट हुआ बच्चे का, 10-11 साल का है। भैया थोड़ा इसी खबर पर हमारे संवाददाता बहराइच से अक्षय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अक्षय, किस वक्त ये हादसा हुआ और अभी घायलों की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? देखिए दीपिका, रात में 1 बजे के आसपास ये हादसा हुआ बहराइच के कैसरगंज कस्बे में। ये लखनऊ रोड पर जो स्थित है, वहां पर ये देर रात हादसा हुआ। ये लोग तिलक लेकर गए थे कैसरगंज क्षेत्र में, हुजूरपुर इलाके के रहने वाले थे। ये लोग एक टेम्पो में सवार थे। उस टेम्पो को डंपर ने एक अचानक से टक्कर मार दी, जिससे ये भीषण हादसा हुआ। 5 लोगों की दीपिका मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 10 अन्य लोग जो घायल हैं गंभीर रूप से, उनका इलाज बहराइच चिकित्सालय में कराया जा रहा है। लेकिन हालत अभी भी घायलों की गंभीर बनी हुई है। मौके पर प्रशासन पहुंचा है। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की है। मामले में जो डंपर का चालक था वो फरार है। फिलहाल इलाज जारी है। आगे देखने वाली बात होगी कि इस तरीके की घटनाओं पर किस तरह से प्रशासन अंकुश लगा रहा है।
क्योंकि देखा जाए तो एक ऑटो में 15 लोगों का बैठ के जाना भी प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। दीपिका जी बिल्कुल। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वहीं यूपी में निकाय चुनाव है, जिसको लेकर हर पार्टी जीत का दम भर रही है। इसी सबके बीच बदायूं जनपद के नगर पालिका परिषद दातागंज की जनता क्या चाहती है, कैसा अध्यक्ष चाहती है, इस बार मुद्दा क्या होगा, कौन से मुद्दे को लेकर दातागंज नगर की जनता वोट करेगी, निकाय चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस निकाय चुनाव को लेकर द्वितीय चरण में मतदान होना है और बदायूं कि दातागंज नगर पालिका में आज हम खड़े हैं और यहां से जानेंगे कि दातागंज की नगर पालिका की जो जनता है वो क्या चाहती है। इन आने वाले पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से ऐसे कार्य रह गए हैं जिनको लेकर जनता डिमांड कर रही है और जनता ऐसे प्रत्याशी को चुनेगी जो दातागंज नगर पालिका की अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठेगा। तो यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ की जनता है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के उनके मुद्दे होंगे, किस तरह का वो प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। तो हमारे साथ जी जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, कैसे प्रत्याशी को आप जिताना चाहते हैं? यहाँ दातागंज में जो हमारा प्रत्याशी हो, दातागंज में जो भी कमियां हैं रोड की, सफाई की और मतलब जो गरीबों का जो है मकान वगैरह, ऐसा प्रत्याशी हो जो हमारी जो भी समस्याएं हो सब सारी दूर हो जाएं। अच्छा, क्या लगता है कि पिछले 15 वर्षों से लगातार 3 सत्रों से बीजेपी रही है यहाँ पर, तो ऐसे कौन से काम छूट गए हैं जो अब आने वाले आप यहाँ अध्यक्ष पद से उम्मीद रखते हैं? ज्यादातर रोड की प्रॉब्लम है। हमारा जो कांसपुर जहाँ हम रहते हैं वो अभी 2-4 दिन पहले ही रोड बना था। पिछले 5 वर्षों से ऐसा टूटा फूटा रोड था जो मतलब लोग निकलने के लिए बहुत परेशान हो रहे थे उसमें से। जी बिल्कुल, हमारे साथ बहुत ही बुजुर्ग कहा जाए तो दातागंज के वरिष्ठ नागरिक भी हैं। तो क्या लगता है दातागंज में ऐसी कौन सी चीज अभी आवश्यकता रह गई है? जैसे इंदौर और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 नगर पालिका कहलाती थी, तो अभी क्या बाकी रह गया है कि अभी नंबर 1 फिर से रह पाई, या क्या कारण रहा जो कि पिछले 5 वर्षों में कार्य नहीं हो पाया? दातागंज की तमाम सड़कें आज भी ऐसी टूटी पड़ी हैं जो पिछले दिनों में जहां कोई भी काम नहीं हुआ और जहां पानी जरा सा बरस जाता है तो उतर के भी आना पड़ता है। नालियों की समस्या बहुत विकट है और नाले जो बन रहे हैं उनमें भी सही लिंक जुड़ नहीं पा रहे हैं। और इस समय हमें ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो और समस्याओं को, दातागंज नगर की समस्याओं को समझता हो। तो कौन सी पार्टी पे आप उम्मीद जताए हैं? हम बीजेपी पार्टी में ही उम्मीद करते हैं। अच्छा, 15 वर्षों में जो छूट गया है तो ऐसा कौन सा कार्य रह गया है कि अब बीजेपी आने वाले समय में कर देगी? बीजेपी आने वाले समय में इसलिए कर देगी, सत्ता में सरकार है, हमारी केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है और सरकार की ताकत बहुत होती है। अच्छा, पिछले 5 वर्षों में भी सरकार थी आपकी? पिछले 5 वर्षों में सरकार थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कुछ ऐसी समस्याएं रही हैं जिनकी वजह से काम नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे, कैसे अध्यक्ष चुनना चाहते हैं दातागंज में? यहाँ के लिए जो है शिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी, और उसके बाद जो पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है और जगह जगह जो मेन रोड है, सड़कें वो टूटी हुई हैं, ऐसे प्रत्याशी चाहिए जो इस ओर जनता की तरफ ध्यान दे। अच्छा, देखा जाए तो पिछले जो प्रशासनिक कार्य अभी 3 महीने के अंदर रहे हैं तो उसमें नगर पालिका में तो बहुत विकास हुआ है, क्या कहेंगे? यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ जो चेयरमैन था इससे पिछले जो भाजपा का था चेयरमैन, मगर नहीं, इस प्रशासनिक कार्य में 3 महीने में बहुत विकास हुआ है, करोड़ों का प्रशासनिक खर्च हो गया। इसमें जो सफाई है, दूसरी सड़कें वगैरह टूटी हुई थी जो गड्ढा मुक्त बनाई गई हैं, यही कार्य हुआ है। क्या लगता है, कैसा अध्यक्ष चाहते हैं? ये बीजेपी के ही चाहते हैं जो कि यहाँ अच्छी काम। क्या उम्मीदें हैं नए अध्यक्ष से आपको? बहुत सारी उम्मीदें हैं जो कि यहाँ साफ सफाई अच्छी तरीके से होती रहेगी और बीजेपी होगी तो हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, पिछले कुछ वर्षों में दातागंज प्रदेश स्तर पे नाम गिना जाता था और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 नगर पालिका कहलाती थी, तो क्या कहेंगे इस विषय में? ये कुछ कमी रही, इस चक्कर में यहाँ कार्य नहीं हो पाया दातागंज में और आने वाले समय में बीजेपी की ही सीट निकलेगी यहाँ से और कार्य अच्छे होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, कैसे अध्यक्ष की उम्मीद करते हैं आप? हमें एक शिक्षित और समाज सेवी, समर्पित भाव से, सेवा भाव से काम करने वाले व्यक्ति की जरूरत है और हम ऐसे प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं। इस बार भाजपा के प्रत्याशी को अब से पूर्व भी था, लेकिन उसमें पार्टी की कहीं कोई गलती नहीं थी। एक प्रत्याशी, शिथिल प्रत्याशी जो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाया, ऐसी स्थिति में पार्टी जिम्मेवार नहीं थी, उसके लिए वो प्रत्याशी जिम्मेवार था। और मानता हूं इस बार हमारे युवा और ईमानदार प्रत्याशी भाजपा की नैना गुप्ता जीतेंगी और वो ऐसी जगह
ऐसी जगह जो नवीन बस्तियां हैं, जहां अभी रोड डेवलप नहीं हुई है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसी जगहों के लिए हमारी प्राथमिकता देंगी वो, और बाकी स्वच्छता में हमारा नगर पालिका नंबर 1 होगा प्रदेश का। जी बिल्कुल। आपको कैसी उम्मीद करते हैं नगर पालिका में, कैसे अध्यक्ष से उम्मीद करते हैं? हमें शिक्षित प्रत्याशी की जरूरत है, ईमानदार प्रत्याशी की जरूरत है। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं? नया अध्यक्ष चुन करके आएगा तो किस किस तरह के यहाँ पे? दातागंज में बहुत सी समस्याएं हैं, अभी भी रोड चौड़ीकरण नहीं है, ग्रीन नहीं है, क्लीन तो कुछ हद तक है अब, लेकिन क्लीन की भी समस्या है। सफाई व्यवस्था, नाली वगैरह, नाली जरा सी बरसात में भर जाती हैं। कई कई जगह पे चौड़े चौड़े पुराने नाले बने हुए हैं, जिनको अब मतलब कि पतली नालियों में, जैसे कि उन्हें वहां पे जरूरत ही नहीं है उतनी चौड़ी नालियों की, उनमें कांप भर जाती है बुरी तरीके से। रोड पे जहाँ पे हम रह रहे हैं गलियों में बुरी तरीके से कांप भर के आती है। हमारी यही उम्मीद है कि जो भी प्रत्याशी अब आएंगे वो बढ़िया विकास करें, यहाँ की नाली वगैरह की, सफाई वगैरह की। तो चलिए सीधा आपको हापुड़ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के कार्य हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य इस तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। विरासत का सम्मान बढ़ा है और प्रधानमंत्री जी के ही विजन को यूपी ने अक्षरशः लागू करके अपने मिशन का हिस्सा बनाया है और आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, दंगा प्रदेश। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं, आवश्यक कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। 6 वर्ष में कोई घटना नहीं हुआ। पेशेवर चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बीडीए कॉलोनी का है, जहां पर रिटायर्ड बैंक कर्मी के परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार के लोगों के हाथ पैर बांधकर उन्हें बेहोश किया गया, जिसके बाद बदमाश लाखों के सोने चांदी के आभूषण लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बता दें कि एक परिवार को बंधक बनाकर उनके घर से लाखों का गहने और नकदी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक परिवार को बंधक बनाया गया और उसके घर से लूटपाट की गई और चोर मौके से फरार हो गए। उधर झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में बेटी की विदाई के दौरान कुछ लोगों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट इतनी बढ़ गई कि कुछ लोग बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और जांच में जुट गई है। अरे हमारी बच्ची की शादी थी और जो है डोली जा रही थी और डीजे जा रहा तो आगे डोली जा रही थी पीछे, और डोली के पीछे जो है सब औरतें आती जो है औरतें चली जा रही थी, अपने गाँव जा रही थी। और इसके बाद जो है पीछे से एक टैक्सी आई, उनमें जो है मुन्ना सफी की पत्नी थी और उनकी जो है बच्चा हुई हो सका जो है अपन का जानकारी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है जब जो है उनने जो है गाली गलौज करी टैक्सी हम का जो हमके लड़ाई की जगह में का बताएं। क्या मामला हुआ है यहाँ पे? ये तो जा हुआ कि हमारे बिटिया की डोली जाई थी,
गाड़ी लेके आए समय हल्की लगा हमारा उसके भाई सब न चल जा छोटी लड़की चोरी ऐसी कई का है उनकी जो बता तो ऐसे उल्टी सीधी मताई देना के बस हमारे मार पीट के मुसलमान ने। वहीं महोबा में विवाह समारोह के बाद दुल्हन को विदा कर लौट रहे 4 पहिया वाहन को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में कार में सवार दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां दुल्हन समेत 2 लोगों की हालत नाजुक होने के चलते झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। इस हादसे में दूल्हा दुल्हन के परिवार में कोहराम मच गया है। क्या है पूरा मामला, क्या हो गया? राजकुमार की शादी में आए थे हम लोग, तो खजूरिया पारा से पैदा होकर जा रहे थे मोदा जा रहे थे, तो कबरी निकलते हुए हिला वाले ने एक्सीडेंट कर दिया है। तो उसमें 4 लोग थे और 4 लोग घायल हो गए हैं, तो जिला अस्पताल में महोबा में लाए देखा। लोगों को एडमिट किया गया है, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मामले हैं, जिसमें एक महिला है, उसको हेड इंजरी है, सीवियर हेड इंजरी है और फुट में फ्रैक्चर है, और दूसरे को थाई फ्रैक्चर है और हेड इंजरी भी है। उनको हम ट्रीटमेंट यहाँ पे जिला अस्पताल में दे रहे हैं, उसके बाद रेफर कर रहे हैं उनको हायर सेंटर। और चलिए अब आपको सीधा मेरठ लिए चलते हैं, जहां पर जनसभा का आयोजन किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन विकास उनकी सोच नहीं थी। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए, यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए, यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। और अब तो हम लोग दीपावली और होली पर फ्री में सिलेंडर भी परिवारों को देने जा रहे हैं। फ्री में सिलेंडर की सुविधा भी प्राप्त होने जा रही है। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मिल रहा है। भाइयों बहनों, यह काम 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे, विकास और गरीब कल्याण का उद्देश्य नहीं था। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मतलब नहीं था, गरीब से ही मतलब नहीं था। वे तो अवसरवादी थे, अराजकता पैदा करते थे, कांवड़ यात्रा में बाधा पैदा करते थे और गरीबों की योजना में डकैती डाल करके अपने और अपने गुर्गों का पेट भरने का कार्य करते थे। लेकिन 17 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मैं शफीक अहमद, 34 स्वार विधानसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं। मैं शफीक अहमद, 34 स्वार विधानसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं।